Welcome to my YouTube channel. My name is Ravish Tiwari. I am going to explain about the important aspect of the tissue, that is the tissue fluid. ये टिश्यू फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहा जाता है। ये फ्लूइड कहाँ से आता है, क्यों सेल्यूलर सिस्टम के लिए ज़रूरी है इनसाइड द टिश्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द टिश्यू। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है? एक सॉल्यूशन है और फ्लूइड है दैट सराउंड्स द टिश्यू सेल ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसका जेनरेशन हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट में सिस्टोलिक फोर्स जनरेट होता है, जो सिस्टोलिक फोर्स अल्टीमेटली हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप करता है इनटू द टिश्यू कैपिलरी, और फाइनली फ्लूइड जो है मूव करता है फ्रॉम कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेशल्स। इस तरीके से जो फ्लूइड बाहर आया, उसी फ्लूइड को टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम हम देते हैं। इस फ्लूइड में ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो सेलुलर सिस्टम के लिए इंटरसेलुलर, और कहिए कि टिश्यू सिस्टम के लिए इंटरसेलुलर कम्युनिकेटर का काम करते हैं। ये टिश्यू को प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ताकि अधिक से अधिक एनर्जी का प्रोडक्शन हो और टिश्यू की वायबिलिटी मेंटेन रहे, टिश्यू एनर्जेटिकली फिट और फाइन हो, उसके सेल्स फिट और फाइन हो। इस प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट मटेरियल टिश्यू के अंदर जनरेट होता है, वो वेस्ट मटेरियल सेल्स से निकलते हैं, टिश्यू फ्लूइड में आते हैं, फिर ये लौट करके सर्कुलेटरी सिस्टम में लौट जाते हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है सेलुलर फ्लूइड का, और कहिए कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड का बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। ये फ्लूइड जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक जो टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में है, अप्रॉक्स 10 लीटर होता है, और ये इसका जो कॉम्पोजिशन होता है वेरी मच सिमिलर टू द प्लाज्मा। इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, सॉल्ट, हार्मोन, कोएंजाइम्स, फैटी एसिड्स और एमाइनो एसिड। अगर ध्यान से देखा जाए ये सारे कंपोनेंट को, तो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइडर है। ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्रिएट कराता है सेल के अंदर जब वो सेल में प्रवेश होता है। अभी तक हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था कि इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज का इनकॉर्पोरेशन सेल में होता है, और ये इंसुलिन सेलुलर रेस्पिरेशन को भी एक्सेलरेट करता है आफ्टर स्टिमुलेटिंग टारगेट एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और वो एंजाइम है हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज और पाइरुवेट काइनेज। ये कहलाता है की रेगुलेटिंग एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। जब ये एंजाइम स्टिमुलेट होते हैं इंसुलिन के माध्यम से, ग्रेजुअली सेलुलर रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है और एटीपी का प्रोडक्शन शुरू होता है सेल के अंदर। और एटीपी एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड, राइबोन्यूक्लियोटाइड आप इसको कह सकते हैं। और सॉल्ट जो होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये डिपोलराइजेशन ऑफ द सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रीपोलराइजेशन में भी आयंस की भूमिका होती है, पीएच मेंटेनेंस में भी जरूरी है, और पीएच सेलुलर सिस्टम के कई एंजाइमेटिक, कई मेटाबॉलिक एंजाइम्स को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पर एक्टिव होता है, अगर आयोनिक बैलेंस ठीक नहीं होगा तो एंजाइम्स के पीएच डिसरप्ट हो जाएंगे, और डिसरप्शन के बाद एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्लाइन कर सकता है और मेटाबॉलिज्म उस सेल का कम हो सकता है। तो टू मेंटेन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए पर्टिकुलर सेल इन अ टिश्यू, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पीएच ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ आयंसफुल मॉलिक्यूल्स। कोएंजाइम जैसा वर्ड इंगित करता है, ये हेल्पर है एंजाइम्स का। ये कोएंजाइम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से डिराइव होता है, ये एंजाइम्स के फंक्शन को रेगुलेट करता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। फैटी एसिड एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, कहिए कि फ्यूल है हमारे बॉडी का, जो बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एनर्जी प्रोवाइड करता है, और बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद हमारी लिए ट्रिमेंडस एनर्जी प्रोवाइड करता है। एमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बन सकता है बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। एमाइनो एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बन सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट एमाइनो एसिड से फैटी एसिड भी बन सकते हैं। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल डिमांड ऑफ द बॉडी। तो अगर इनडायरेक्टली कहा जाए और डायरेक्टली कहा जाए कि जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो एक इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेटर है, जो सेल के मेटाबॉलिज्म के साथ साथ कई बायो सिग्नलिंग ऑफ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई वेस्ट मटेरियल को बाहर हटाने में हेल्प करता है, और ये बाद में इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है बिकम्स पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन, और ये सर्कुलेशन का पार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आफ्टर फॉर्मिंग लिम्फ। नाउ द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन of my lecture
In continuation of my topic, I am going to explain about the different types of tissue based on location and function. जैसा कि टिश्यू हम लोग देख रहे हैं, टिश्यू ये कई प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. फर्स्ट, एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू ये सबसे पहले इवॉल्व होता है, फर्स्ट अपीयर्ड इन एम्ब्रियो. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऑल थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. कैसे हम समझे कि सभी जर्म लेयर से डिराइव्ड है? एपिडर्मिस ऑफ स्किन को अगर हम देखते हैं तो ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड है. अगर सिलोमिक एपिथेलियम को देखते हैं तो ये मेसोडर्म से डिराइव्ड है. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म. और गट एपिथेलियम को देखते हैं तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एंडोडर्म. ये तीनों जर्म लेयर इसके बनने में मदद करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं. इट इज एसोसिएटेड विद द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल एक्सपोज्ड सरफेसेस. और ये फर्स्ट इवॉल्व होता है ये टिश्यू. क्या इसके कैरेक्टर है? सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम देखें कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है, और सेल्स आर कनेक्टेड बाय इंटरसेलुलर जंक्शंस. जंक्शंस बहुत सारे होते हैं टू होल्ड सेल टुगेदर. फॉर एग्जांपल टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स हुआ, जो न्यूला ऑक्ल्यूटेंस हुए, मैक्यूला एडहियरेंस हुआ, इंटरडिजिटेशंस हुए. ये सारे सब जंक्शंस जो है, हेमी डेस्मोसोम्स है, ये सारे जंक्शंस जो है सेल को होल्ड करते हैं इन द टिश्यू. कैरेक्टर में हम बात कर रहे थे, ये इंटरसेलुलर जंक्शन की चर्चा हो रही थी. ये जो एपिथेलियल टिश्यू है बेसिकली ए वैस्कुलर होता है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, बट इट रिसीव्स नरिशमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो नरिशमेंट ऑब्टेन करता है जो फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू. ध्यान देना है, कनेक्टिव टिश्यू से ये डिफ्यूजन से ये रिसीव करता है नरिशमेंट. नाउ the next, this particular lines, yeah, description of this line will be explained with the help of diagram. Epithelial tissue receives nourishment by the process of diffusion from underlying connective tissue. कनेक्टिव टिश्यू से डायरेक्ट डिफ्यूजन के माध्यम से नरिशमेंट प्रोवाइड होगा इनटू द सेल, दैट इज एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल सेल जिस पर ये व्यवस्थित है उस स्ट्रक्चर का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो कंपोनेंट का बना हुआ है. एक का नाम है बेसल लैमिना, दूसरा का नाम है रेटिकुलर लैमिना. बेसल लैमिना में भी दो कंपोनेंट आते हैं. एक का नाम है लैमिना ल्यूसिडा और दूसरे का नाम है लैमिना डेंसा. लैमिना लूसिडा में कई ऐसे कंपोनेंट हैं जो एपिथेलियल टिश्यू को अटैचमेंट में मदद करते हैं. integrins. Nidogen.
desmosomes. लैमिना डेंसा, और ये जो लैमिना ल्यूसिडा है, इट इज नियरेस्ट टू द एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बताया गया है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नॉन सेल्यूलर होता है. लैमिना जो डेंसा है, नियरेस्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू. नियरेस्ट टू द कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें, और ये कॉम्पोज होता है कोलेजन हेपेरिन सल्फेट. प्लस heparin sulfate, HS stand for heparin sulfate, plus proteoglycan और रेटिकुलर लैमिना में कोलेजन प्लस फाइबर्स पाए जाते हैं. इंगित किया गया, ये जो एपिथेलियल है, ये रेस्ट करता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर. बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, नॉन सेलुलर होता है. ये कंपोज्ड होता है बेसल लैमिना और रेटिकुलर लैमिना. बेसल लैमिना में भी दो पार्ट होते हैं, लैमिना ल्यूसिडा, लैमिना डेंसा. इंटेग्रिन्स, नीडोजेन, डेस्मोसोम्स, डिस्ट्रोग्लाइकन, इसमें डिस्ट्रोग्लाइकन जैसे भी कंपोनेंट होते हैं. ये भी होते हैं. तो ये चीज जो मिल करके एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ये जो लैमिना ल्यूसिडा है, डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है एपिथेलियम से, और ये इंटरैक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ हेमीडेस्मोसोम्स. ये एक कनेक्शन यहाँ एस्टैब्लिश होता है हेमीडेस्मोसोम्स का. ये एक जंक्शन है जो एपिथेलियम को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करता है. इट इज अ टाइप ऑफ हेमीडेस्मोसोम्स. और इस तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन जो हमने एक्सप्लेन किया आज, दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन.